वह ठीक मेरे सामने से गुजरी। एकदम अचानक मन में बेचैनी सी हुई। उसने शायद देख लिया था मुझे, लेकिन अनदेखा करके पल भर में बिल्कुल नजदीक से निकल गई। जैसे अजनबी था मैं उसके लिए, कोई जान पहचान ही न हो, इस जन्म में मिले ही न हो कभी। मेरा कोई अधिकार भी न था उस पर कि आवाज देकर रोक सकूं और पूछूं कि कैसी हो, क्या चल रहा है आजकल। उसने भी शायद बात करना नाजायज समझा हो। शायद इस तरह आमने सामने से निकलने पर उसे लग रहा हो जैसे कोई गुनाह हो गया हो उससे। आज का दिन उसके लिए बुरा साबित हुआ हो। कहाँ से टकरा गए, क्यों, कैसे देख लिया। यही वह लड़की थी। लड़की पहले थी, अब तो वह महिला थी, शादीशुदा, किसी की पत्नी। लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उस समय वह लड़की थी, एक सुंदर लड़की जो मुझसे मिलने के लिए बहाने तलाशती थी। मुझे देखे बिना उसे चैन न आता था। हम कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी क्लब में तो कभी सिनेमा हॉल में मिलते। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। प्रेम के पंख लगते ही हम उड़ने लगे, आसमान की सैर करने लगे। जब मौका मिलता मोबाइल पर बातें करते, एक दूसरे को एसएमएस करते रहते। दोनों दुनिया से बेखबर प्यार में डूबे रहते। बहुत थे उसे देखने वाले, बहुत थे उसके चाहने वाले, लेकिन वह केवल मेरे साथ थी, मेरी थी। वह मुझसे बेइंतहा प्रेम करती थी। देखता तो मैं उसे रहता था, लेकिन मेरे देखने से क्या होता है। ताजमहल को हजारों लोग देखते हैं। बात तो तब थी जब वो मुझे देखे। कॉलेज शुरू हो चुका था। वह प्रथम वर्ष में थी और मैं द्वितीय वर्ष में। जैसा कि रिवाज चला आया है कॉलेजों में नए छात्रों की खिंचाई करना, उन्हें परेशान करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना। इसे परिचय का नाम देने वालों को पता नहीं था कि बाद में ये कुरीति बनकर गंभीर अपराध का रूप धारण कर लेगी। जब सीनियर छात्रों ने उससे कहा कि वह आई लव यू कहे तो उसने इनकार कर दिया। लड़कों ने उसे घेर कर बियर पीने को कहा, उसने इनकार कर दिया। लड़कों ने कहा कि वह अपनी सलवार या कमीज दोनों में से कोई एक उतार दे, उसने मना कर दिया। सीनियर छात्रों ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने उसके गालों पर तमाचे मारना शुरू कर दिया। फिर तमाचों की चोट से वह तिलमिलाकर चीखने लगी। सभी सीनियर लड़के बारी बारी आते और जोरदार थप्पड़ मारकर हंसते हुए निकल जाते। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरा नंबर भी आया। मैं ठीक उसके सामने था। वह डर, क्रोध, अपमान से थरथरा रही थी। मैं उसके नजदीक से निकल गया बिना उसे तमाचा मारे। फिर सीनियर छात्रों ने उसे जबरदस्ती बियर पिला दी। उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। वह अपमान व पीड़ा से बिलखती हुई वहीं बैठकर रोने लगी। फिर बियर से उसका सिर भारी होने लगा। उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमा। मैं वापस वहीं पहुंचा जहां उसकी रैगिंग हो रही थी। वहां कोई नहीं था। वह बेसुध पड़ी हुई थी। मैं उसे अस्पताल ले गया। उसके मोबाइल से उसके घर का नंबर लेकर उन्हें इत्तला दी। उसके पिता शहर के बड़े उद्योगपति थे। हालात मालूम होने पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। लड़की के पिता के पास धन बल, राजनीतिक बल था। उन्होंने कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दी। इससे पहले कि लड़कों पर कोई कानूनी कार्रवाई होती, उन्होंने लड़की से अस्पताल में जाकर माफी मांग ली। बात खत्म हो गई। उसके पिता ने मेरा शुक्रिया अदा किया। जब छोटी औकात वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है तो उसे शुक्रिया के रूप में कुछ रुपए दिए जाते हैं, ये कहकर कि रख लो, प्यार से दे रहा हूँ। मेरी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। न चाहते हुए भी लेने पड़े। 1 करोड़पति आदमी, आलीशान कोठी, गेट पर दरबान, लाइन से खड़ी महंगी चमचमाती गाड़ियाँ। मैं उनके व्यक्तित्व के आगे दब गया था। अगर कॉलेज के लड़कों को उसके पिता की औकात के बारे में पता होता तो भूल कर भी यह गलती न करते। अब सब उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसने मुझे देखा उस नजर से, जिस नजर से इस उम्र में हर कोई चाहता है कि उसे देखा जाए। वह मुझे कॉलेज कैंटीन में ले जाती। यदि मैं पहले से किसी दोस्त के साथ बैठा होता तो वह आकर कहती, एक्सक्यूज मी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मेरे दोस्त शर्मिंदगी, गुस्से से उठकर चले जाते। हेलो, मैं सरिता, उसने हाथ बढ़ाया। मैं देव, मैंने हाथ बढ़ाया।
दोनों के हाथ मिले, आंखें चार हुई, धड़कनों की गति बढ़ी, कुछ और नजदीकियां बढ़ी और पास आए। गले मिलने लगे तो धमनियों में रक्त का संचार बढ़ने लगा। कॉलेज की ओर से पिकनिक टूर हुआ। मैं अपनी आर्थिक स्थिति के चलते जाने को राजी न था। उसने अपनी तरफ से मेरी फीस अदा की और मुझे ये कहकर ले गई कि पिकनिक तो बहाना है, हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सभी छात्र हिल स्टेशन का लुत्फ उठाते रहे, लेकिन हम दोनों बाहों में बाहें डाले अपनी ही दुनिया में खोए रहे। प्यारा मोहब्बत के वादे करते रहे। हम दोनों एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतर चुके थे। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन इस प्यार का अंजाम क्या होगा? मैंने कहा, वही जो हर प्यार का होता है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, अपने पिता से पूछ कर देखना। प्यार मैंने किया, शादी मुझे करनी है, जीवन मेरा है, जीना मुझे है, इसमें मेरे पिता का क्या लेना देना, ये भी पिता से पूछ कर देखना। वह चिढ़ गई। मैंने उसे मनाने का हर जतन किया, उसे फिल्मी शेरो शायरी सुनाई, प्रेम भरे गीत सुनाए, उससे लिपट गया, उसके गालों को चूमा, उससे माफी मांगी। वह खिलखिला पड़ी, स्वच्छ पवित्र बहती नदी की तरह, अपने नाम की तरह। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं, हमारा प्यार बढ़ता गया। कॉलेज में सबको पता था हमारे प्यार के बारे में, सब जलते थे हमारे प्यार से। एक दिन सरिता ने कहा, मुझे अपने घर के लोगों से मिलवाओ। मैं डर गया, क्या सोचेगी, कहीं मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ाएगी। किससे मिलवाऊं घर में? गरीब मोहल्ले में एक 2 कमरे का कच्चा मकान, जवानी की दहलीज लंघ चुकी कुंवारी बहन जिसकी शादी दहेज के कारण न हो सकी, विधवा बूढ़ी माँ जिसके मन में ढेरों बोझ, चेहरे पर झुंझलाहट और मुंह में कड़वे बोल थे। क्या कहेगी माँ की मेहनत, मजदूरी करके पढ़ाने के लिए भेजा और बहन की शादी करने के बजाय खुद इश्क कर रहा है, अपनी शादी की योजना बना रहा है। खैर, सरिता नहीं मानी। मैं उसे घर ले गया। वह बहन से मिली, माँ से मिली, प्यार से बातें हुई, चाय नाश्ता भी। लेकिन सरिता के जाने के बाद माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन खफा खफा सी नजर जरूर आई। उनका अनकहा मैं समझ गया। मुझे नौकरी तलाश कर घर चलाना है, मुझे हर हाल में बहन की शादी करनी है, यह मेरा दायित्व है, बाकी सब बाद में। पढ़ाई के साथ साथ में नौकरी के फॉर्म भी भर रहा था, तैयारी भी कर रहा था नौकरी की, लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी, असफलता। घर में घुटन सी होती, पढ़ाई से मन हटने लगा था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ न था। मेरे पास एक सीधा रास्ता ये था कि सरिता से शादी करके घर जमाई बनकर अपनी गरीबी से मुक्ति पा लेता, लेकिन आत्मसम्मान आड़े आता रहा। सरिता करोड़पति पिता की इकलौती बेटी थी। वह प्यार के खुमार में महल से झोपड़े में आने को तैयार थी। वह मुझे झोपड़े से महल में ले जाने को भी राजी थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं कैसे एक कलकल बहती पावन शुद्ध साफ नदी का रुख मोड़कर उसे अपनी गरीबी के दलदल में ले आऊं? कितने दिन रह पाएगी? कैसे उन अभावों को सह पाएगी? क्यों लूं मैं उससे इतनी बड़ी कुर्बानी? कैसे मैं उसके घर जाकर अपने जमीर को मारकर उसकी अमीरी में अपना मुंह छिपा लूं? क्या सोचेगी मेरी बूढ़ी माँ, जिसके पास पूंजी के नाम पर सिर्फ मैं था? तुम्हारी समस्या क्या है? सरिता ने पूछा। मैं सब में राजी हूँ, या तो तुम निकलो अपनी गरीबी से या फिर मुझे ले चलो अपनी गरीबी में। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, जगह जो भी हो, महल हो या झोपड़ा, जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम्हारे बिना मुझे महल स्वीकार नहीं। मैं चुप रहा। तुम बोलते क्यों नहीं? सरिता ने झल्ला कर कहा। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, मुझे समय चाहिए। समय का काम है गुजरना। समय गुजरता रहा। कॉलेज पूरा हो चुका था। मैं नौकरी के लिए प्रयास करता रहा। सफलता तो जैसे मेरी दुश्मन थी। सरिता मुझसे मिलती रहती, फोन पर बात करती रहती। गुजरते वक्त के साथ मैं टूट रहा था और सरिता शादी की जिद पर अड़ी थी, जो कि उसके प्यार का हक था। सरिता का कॉलेज भी समाप्त हो चुका था। मेरी दुविधा को खत्म करने के लिए सरिता ने अपने पिता से बात की।
एक दिन सरिता ने कहा, पापा ने घर पर बुलाया है, उन्हें कुछ बात करनी है। मैं उस विशाल कोठी के सामने खड़ा था। दरबान ने हिकारत के भाव से गेट खोला। विदेशी कुत्ते भौंक रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी गरीबी को दुत्कार रहे हूँ। विशाल कोठी के बाहर सरिता के पिता बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मैं पहुंचा। उन्होंने बैठने को कहा। उन्होंने नौकर को इशारा किया। नौकर फौरन चाय लेकर आ गया। उन्होंने नौकर को जाने को कहा। अब मैं इस विशाल व्यक्तित्व के सामने खौफ खाए बैठा था। मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं अपनी औकात से वाकिफ था। उन्होंने अपनी रोबदार आवाज में कहा, क्या चाहते हो? जी कुछ भी तो नहीं, मैंने अचकचा कर कहा। सरिता से शादी करने की हिम्मत है? जी नहीं। घर जमाई बन सकते हो? जी नहीं। फिर आगे क्या सोचा है? मैं चुप रहा। शादी तुम कर नहीं सकते, नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही, घर की जिम्मेदारियां निभाते जीवन गुजर जाएगा। मेरी बेटी का क्या होगा? उसे मना कर दो। क्यों उसका वक्त बर्बाद, मेरा मतलब जीवन खराब कर रहे हो? मैं फिर चुप रहा। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा चुका है देव। चलो एक समझौता करते हैं। सौदा चाहो तो सौदा समझ लो। मैं नजरें झुकाए शांत बैठा था। एक नजर सरिता के पिता को देखता और फिर नजरें झुका लेता। मैं अपने दोस्त की कंपनी में तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, अच्छी तनख्वाह है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए लोन भी दिलवा सकता हूँ। बदले में तुम्हें सरिता को छोड़ना होगा। मुझे नौकरी मिल गई, बहन की शादी के लिए पैसा भी। बूढ़ी माँ का बोझ उतर गया। सरिता ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, उसने अपनी जिम्मेदारी और प्यार में से जिम्मेदारी को चुन लिया है। तुम उसे भूल जाओ। न वह घरजमाई बनकर रहने लायक है और न ही वैसा दामाद जैसा मुझे चाहिए था, पूर्ण समर्पित तुम्हारे प्रति। वो वैसा नहीं है और न ही वो तुम्हें अपनी गरीबी में रखने को राजी है। तुम रह भी नहीं पाओगी, वह जानता है। सरिता मेरे पास आई। उसने अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। क्यों किया था प्यार? क्यों किए थे झूठे वादे? तुम फरेबी निकले। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में मुझे थप्पड़ न मारने वाला लड़का मुझे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाने वाला वह दिलेर लड़का बेकारी और कर्तव्यों के बोझ से इतना दब जाएगा कि अपने प्यार से बचकर भाग निकलेगा। मैं चुप रहा तो मेरी चुप्पी ने उसे तोड़ दिया। वो कलकल बहती पवित्र नदी का शुद्ध जल आज मेरे सितम, मेरी चुप्पी से रुक सा गया था। मानो किसी बड़े बांध में बंधकर उसका प्रवाह रुक गया हो। उस उमड़ती घुमड़ती नदी का पानी मतमैला सा हो चुका था। तुमने मेरा सौदा कर दिया, मुझे बेच दिया अपने कर्तव्यों की आड़ में। मुझे कॉलेज की रैगिंग के वे चांटे, वे कह कहे, वह अपमान उतना भारी नहीं लगा जितनी तुम्हारी खामोशी। तुम अपनी गरीबी, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी बेकारी में अपने प्यार को हार चुके हो और वह चली गई। आज वर्षों बाद जब सरिता इतने नजदीक से अचानक गुजरी तो यूं गुजर गई मानो मैं उसके लिए दुनिया से गुजर गया हूँ या शायद दुनिया का सबसे गुजरा व्यक्ति था। तभी तो उसने पल भर रुकना, मेरी तरफ देखना भी गंवारा न समझा। उसके पीछे उसका पति था, मेरा कॉलेज का दोस्त, रैगिंग मास्टर। समर मुझे देखकर रुक गया। बोला, अरे देव, तुम यहाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अपनी कहो, मैंने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? समर ने पूछा। भाई समर, मैं यहाँ कपाडिया से मिलने आया था, पॉलिसी के संबंध में, वरना इस बड़े और महंगे होटल में मेरी क्या औकात आने की। वो हंसा। मैं ही कपाडिया हूँ, मैंने ही बुलाया था। मैं भौचक्का रह गया। कहा, तुम तो समर राठी हो, क्यों मजाक? उसने मेरी बात काट कर, चलो कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। मैं एजेंट था, क्लाइंट के पीछे चलना मेरी मजबूरी, मेरी रोजी रोटी थी। समर ने कॉफी मंगवाए, मैंने फॉर्म निकाला। मैं उसके बताए अनुसार फॉर्म भरता गया। नॉमिनेशन में सरिता कपाडिया का नाम आते ही पल भर के लिए हाथ रुक गया। उसने हंसते हुए बताया, तुम्हारी चुप्पी से सरिता कटी पतंग की तरह हो गई थी। मैं भी मध्यम वर्ग का था, मुझे भी पैसा, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। यूँ समझ ले कि वह कटी पतंग मैंने लूट ली। मैं उसके जीवन में आया, उसे प्रेम, दिलासा, अपनापन दिया।
उसका दिल बहलाया। वह पहले से टूटी हुई थी, मुझसे जल्दी जुड़ गई। उसके पिता ने शर्त रखी कि तुम्हें घर अजमाई बनना होगा, अपना सरनेम चेंज करना होगा। मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। मैं पूरी तरह कपाड़िया होकर सरिता और उसके पिता के कहने पर चला। आज मैं कपाड़िया सेठ हूँ। तभी सरिता आ गई। उसने मुझे उचटती निगाह से देखा। मैंने उसे देखकर पहलू बदला। उसने कुछ भी पीने से इनकार कर दिया और समर से पूछा, ये यहाँ कैसे? बहुत दिनों से पॉलिसी लेने के लिए फोन कर रहा था। यह मुझे नहीं पहचान पाया। मैं पहचान गया। मैंने सोचा चलो दोस्त की मदद हो जाएगी। सरिता ने व्यंग्य से कहा, कैसे पहचान पाते? तुमने अपनी जात ही बदल ली। फिर हंसते हुए कहा, प्रेम तो कोई तुमसे करना सीखे। प्रेम में क्या जाति, क्या धर्म, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बदल ही नहीं पाते। समर ने कहकहा लगाया। इस कहकहे में वह अपना अपमान छिपा गया। उसने मुझसे पूछा, देव, घर में सब कैसे हैं? ठीक है, मेरा मतलब तुम्हारी पत्नी, बच्चे। मैंने अपनी जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की। विधवा बहन के 2 बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। सुपरवाइजरी की नौकरी छोड़ दी। वो नौकरी मुझे एहसान लगने लगी थी। किसी का कर्ज, कोई सौदा, फिर LIC में एजेंट बन गया। अब दिन रात ग्राहक तलाशता हूँ। सरिता की आंखें भर आईं। फिर आंसुओं को रोकते हुए कहा, जो लोग जीवन में सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, जो लोग जीवन में बड़े फैसले नहीं कर पाते, उनका कुछ नहीं हो सकता। समर को लगा कि कहीं पुराना पेरम फिर से हिलोरे न मारने लगे। अतः उसने उठते हुए कहा, अच्छा देव, हमें चलना है। चलो सरिता। देव अपनी फाइल व कागजात समेटने लगा। समर और सरिता बाहर निकल गए। सरिता यूं चल रही थी समर के साथ मानो अंत में हर नदी का अंजाम ही हो खारे सागर में मिलकर मरना। उसने अपनी नियत स्वीकार ली थी। देव की एक चुप्पी ने सरिता के जीवन में ऐसा बांध बना दिया कि उसे फिर से कलकल करते बहने के लिए किसी समर रूपी सागर में पनाह लेनी पड़ी। ये जानते हुए भी कि समर ने शादी उसकी दौलत की खातिर की है। गंगोत्री की गंगा खारे पानी में मिलकर विलीन हो चुकी थी। उसकी सरिता मर चुकी थी। सरिता के मरने में उसका भारी योगदान था। देव की सरिता, समर की सरिता, सागर में विलीन सरिता, उसकी चुप्पी से अधूरी, अतृप्त, उदास सरिता।